1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर दुनिया के इतिहास का एक ऐसा युद्ध था जिसने एशिया समेत पूरी दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया था। मात्र 9 दिन चले इस युद्ध में कैसे भारत ने न्यूक्लियर अटैक के खतरे के बीच पाकिस्तान को घुटनों पे लाकर दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर को अंजाम दिया। बट 1947 में पाकिस्तान का दामन थामने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग पर उतर आया था और आखिर पाकिस्तान के इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में भारत क्यों उतरा है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 1947 में धर्म के आधार पर जैसे ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, जहां वेस्ट पाकिस्तान में मेन लैंग्वेज उर्दू थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे और इसी आग में घी डालने का काम किया मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 19 मार्च 1948 को उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि इससे बांग्ला स्पीकिंग लोग खासा नाराज थे और इसी नाराजगी ने 1950 में ईस्ट पाकिस्तान में एक लैंग्वेज मूवमेंट को जन्म दिया। दोस्तों, यहाँ बात केवल भाषा की ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति छिपी है। अगर हम 1947 के पाकिस्तान को देखें तो 6 करोड़ की आबादी वाले देश में 4.4 करोड़ केवल ईस्ट पाकिस्तान से ही आते हैं और इसी ईस्ट पाकिस्तान से पूरे देश का 62% रेवेन्यू भी जनरेट होता है। बट इसके बावजूद भी राजनीतिक पकड़ वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं के पास थी और कहीं ये ताकत हाथ से ना चली जाए, इसी के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना ही केवल उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, बल्कि बांग्ला भाषा को सरकारी एग्जाम की लिस्ट से और करेंसी नोटों से भी हटा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1969 में ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि प्रेसिडेंट अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा और पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन कराने पड़े। बट यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने 167 सीटें जीत ली और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को मात्र 87 सीट ही मिली। अब जिस सत्ता के लालच में पाकिस्तानी नेताओं ने भारत का पार्टीशन कराया था, वो ही सत्ता हाथ से जाती दिख रही थी और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। 25 मार्च 1971 को रात के 1 बजे बंगाली लीडर मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और जनता की चुनी हुई नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। बट इससे आग और भड़क जाती है और अवामी लीग के मेजर जियाउर रहमान 26 मार्च को इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों, इसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दबाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती पर 26 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करता है। अब कहने को तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, बट दोस्तों, इस ऑपरेशन की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करते हुए पाकिस्तानी आर्मी मात्र 2 महीने में 30 लाख बंगाली लोगों को मौत के घाट उतारते हुए 4 लाख बलात्कार को भी अंजाम देती है और अपनी जान बचाने के लिए लाखों बंगाली भारत में शरण लेते हैं और भारत पहली बार पाकिस्तान के इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होता है। बट भारत की ओर से युद्ध की कोई पहल अभी तक नहीं की गई थी। इंदिरा गांधी बांग्लादेश में हो रहे इस नरसंहार को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से आगे आने की प्रार्थना करती है, बट अफसोस कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री इंपोर्टर और एक इम्पोर्टेंट एलाई था। भारत में आ रहे लाखों शरणार्थियों को देखते हुए भारत सरकार बांग्लादेश की सपोर्ट में उतर जाती है। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और 28 अप्रैल 1971 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं। इसी के साथ इंडियन आर्मी एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। पाकिस्तान को पता था कि सैम मानेकशॉ इतना बड़ा नाम है कि उनकी मौजूदगी में बांग्लादेश फ्रीडम आर्मी मुक्ति वाहिनी को हराना आसान नहीं होगा। I know the extent of disaster. I know, but the mounting an operation of this size and magnitude requires time to build up. बट ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी अवाम क्रश इंडिया का स्लोगन लेकर लाहौर की सड़कों पर उतर जाती है। सोवियत रूस ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए उकसाया तो ये सुसाइड से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। बट इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया।
3 दिसंबर शाम 5 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चोरी छुपे भारत पर ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया और नॉर्थ वेस्टर्न भारत के 11 एयर बेसिस को टारगेट बनाया गया। इसका मकसद युद्ध से पहले ही भारत की एयरफोर्स को पैरालाइज करना था, बट थैंक्स टू रॉ भारत को ऑपरेशन चंगेज खान के बारे में पहले से ही पता लग गया था, जिससे सभी एयरक्राफ्ट को पहले ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। इस हमले के साथ ही भारत ने भी अपनी ओर से युद्ध की घोषणा कर दी, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर देती हैं। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। और पाकिस्तान के इस नापाक हमले का जवाब इंडियन एयरफोर्स उसी रात को देती है जब IAF हंटर और MiG-21 पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटते हैं और पाकिस्तान की 8 एयर बेसिस को धूल में मिला देते हैं। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ यहाँ नहीं रुकती और ईस्ट पाकिस्तान के मेन एयर बेसिस को भी तबाह कर देती है। युद्ध के दूसरे ही दिन पाकिस्तान अपने आधे एयर बेसिस खो चुका था। पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब भारतीय नौसेना भी INS निर्घट, INS निपट और INS वीर को अरब सागर में उतारकर कराची की ओर रवाना करती है। पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ने के बाद अब नेवी को धूल चटाने की बारी थी, इसलिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने कमांडर बबरू भान यादव के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और पाकिस्तान नेवल बेस कराची को निशाना बनाया गया। रात के 10 बजे INS निर्घट ने पहली मिसाइल लॉन्च करते हुए कराची की सिक्योरिटी में मौजूद शिप PNS खाइबर और PNS शाहजहां की धज्जियां उड़ा दी और आगे बढ़ते हुए इतनी मिसाइल दागी कि BBC न्यूज के हिसाब से इन आग की लपटों को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नेवी भारत की ऑयल फैसिलिटी और नेवी बेस ओखा पोर्ट को निशाना बनाते हैं। बट अगेन थैंक्स टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसी भारत को पहले ही इस हमले की जानकारी मिल जाती है और इंडियन मिसाइल बोट्स को हमले से पहले ही हटा लिया जाता है और ऑपरेशन चंगेज खान की तरह ही यहाँ भी पाकिस्तान को सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगती है। भारतीय नेवी की ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आज के दिन गर्व के साथ 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। युद्ध के दूसरे ही दिन पाकिस्तान को हार दिखने लगती है, बट पाकिस्तान जानता था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, जिसने अकेले दम पर ही ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम किया हुआ है। अगर पाकिस्तान अभी भी INS विक्रांत को डुबो देता है तो युद्ध में वापसी की जा सकती थी और INS विक्रांत के शिकार के लिए पाकिस्तान अपने तुरुप के इक्के PNS गाजी को विक्रांत की तरफ रवाना करता है। दोस्तों, PNS गाजी अमेरिकन नेवी की एक मास्टर क्लास सबमरीन थी जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दिशा मोड़ दी थी। INS विक्रांत को डुबोकर कुछ ऐसा ही उलटफेर पाकिस्तान भी करना चाहता था। भारत के लिए परेशानी वाली बात यह थी कि PNS गाजी का सामना करने के लिए भारत के पास बस एक ही डिस्ट्रॉयर था, INS राजपूत, जो अपने खराब इंजन के चलते विशाखापट्टनम में अंडर रिपेयर था। INS विक्रांत को PNS गाजी से बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है। आग की तरह यह बात फैला दी जाती है कि रिफ्यूलिंग के लिए INS विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। साथ ही INS विक्रांत पर मौजूद ऑफिसर्स की तरफ से उनके घर पर भी ये मैसेज भेज दिया जाता है और एक बड़े पैमाने पर खाने पीने की वस्तुओं का ऑर्डर भी किया जाता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी विशाखापट्टनम में INS विक्रांत के होने की खबर PNS गाजी को देती है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए विशाखापट्टनम की ओर PNS गाजी रवाना होती है। और जैसे ही PNS गाजी विशाखापट्टनम पहुंचती है, INS राजपूत 2 डेप्थ चार्जर से उस पर अटैक करता है और पाकिस्तान की शान PNS गाजी पाकिस्तान के सपनों की तरह बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। दोस्तों, PNS गाजी से सिर्फ पाकिस्तान की उम्मीदें ही नहीं बल्कि अमेरिका का सम्मान भी जुड़ा था और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन से लैस अपनी 7th नेवल फ्लीट को हिंद महासागर में भेजकर भारत के खिलाफ युद्ध में उतर जाता है। साथ ही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पाकिस्तानी आर्मी को ये खुफिया जानकारी भी देती है कि राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के सिर्फ 120 जवान मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान फुल फोर्स के साथ लोंगेवाला पर अटैक करता है तो भारत को तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी पाकिस्तान की सपोर्ट में उतर जाती है। युद्ध के तीसरे दिन भारत 3 तरफ से घिरा था और साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे चुके थे। यहाँ से भारत ने कैसे पासा पलटा, दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर को कैसे अंजाम दिया,
और बांग्लादेश को कैसे आजाद कराया, जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक वंडर वाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।